आज से मैंने एक क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करी है जिसके अंदर हम कैप्टन के सारे चैप्टर्स को हर दिन एक एक चैप्टर को रिवाइज करेंगे बिकॉज मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सो आई थॉट कि एक क्विक रिवीजन होना चाहिए एंड F7 F7 का हम क्विक रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम टुडे। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 पब्लिश्ड अकाउंट। हम सारे चैप्टर्स का रिवीजन कॉन्सेप्चुअली करेंगे। इफ़ यू वांट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आल्सो यू कैन कमेंट। सो हम जो रिवीजन है वो हम पॉकेट नोट से करेंगे और जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम डिटेल में उस टॉपिक को पढ़ें तो हम वो भी करेंगे। एंड आपको अगर किसी टॉपिक में डिटेल्ड वीडियो या डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए देन यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि IAS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें एग्जाम का जो फोकस है वो रहता है 1 ऑफ द 20 मार्क क्वेश्चन इन सेक्शन C। ये चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? इस चैप्टर में सारे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं हमें, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, उन सब के हमें यहाँ पे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, इसलिए सेक्शन C में ये काम आते हैं हमारे लिए। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का हमारे पास फॉर्मेट दिया हुआ है हमें, और ये सारी चीज़ें वैसे तो हमें 11th और 12th में भी पढ़ा दी जाती है, लेकिन क्योंकि एक गैप आने की वजह से ये हमें याद नहीं रहता है, तो इसीलिए ये चैप्टर दिया हुआ है एज IAS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पे हम फॉर्मेट देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट आइटम जो है वो है रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। जो भी रेवेन्यू होती है जो हमें रिकॉग्नाइज करनी होती है वो यहाँ पे डाली जाती है, और इसके अंदर हम टाइम अप्रोप्रिएट और वो सब देखते हैं कि हम रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। वो चैप्टर हमें चैप्टर नंबर 12 है आई गेस, जिसके अंदर हम रेवेन्यू के बारे में पढ़ते हैं। और उसके बाद में कॉस्ट ऑफ सेल्स को इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी काफ़ी क्वेश्चंस में ये मेंशन होता है कि जो डेप्रिसिएशन है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स से चार्ज किया गया है, तो उसको इसमें ऐड किया जाता है। डेप्रिसिएशन को हमेशा ऐड करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में, और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करके हमें मिलती है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये सब हमें दिया हुआ होता है। और कंसोलिडेशन में तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में हम चार्ज करते हैं। इम्पेयरमेंट एक्सपेंस जो होता है वो भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस से चार्ज कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में गिवन है तो। देन आता है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव और इसमें फाइनेंस कॉस्ट भी ऑपरेशन की बाद में सब्ट्रैक्ट किया जाता है। एंड देन जो इन्वेस्टमेंट इनकम होती है उसको ऐड करते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और टैक्स को लेस करने के बाद हमें मिलता है प्रॉफिट फॉर द पीरियड। और फिर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जितने भी लॉसेज या गेन्स होते हैं प्रॉपर्टी के रीवैल्यूएशन पे, रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस जो होता है वो हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ऐड करते हैं, और उसके बाद हमें मिलती है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर। देन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जैसे कि सबसे पहले आता है एसेट एंड देन आता है लाइबिलिटीज, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। सबसे पहले एसेट के अंदर नॉन करंट एसेट और फिर करंट एसेट्स। एज ऑलवेज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इन सबके कैलकुलेशंस भी अलग अलग होते हैं इनके ही हिसाब से, और हम आगे रिवीजन में इनको डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि ये रिवीजन है तो मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रही, बट इफ़ यू वांट डिटेल्ड टॉपिक वीडियो देन यू कैन कमेंट। फिर इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़। इक्विटीज़ के अंदर शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम भी आता है इसमें, अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी, इक्विटी से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट हैं वो सब इसमें आते हैं, और रिटेड अर्निंग्स। और फिर आता है टोटल इक्विटी। जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है ना उसके अंदर तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। आई होप यू रिमेंबर, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को भी हम यहीं पे ऐड करते हैं, जो कि हम उसके रिवीजन में वापस से रिकॉल कर लेंगे।
और इस ये वाला पार्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट से हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, वो भी इसी में आएगा। देन नॉन करंट liabilities. Non-controlling liabilities में long term borrowings, deferred tax and long term provisions. Then current liabilities जितनी है वो सब। और हाँ, current liabilities में इसके अंदर जो टैक्स पेबल है वो सिर्फ करंट ईयर का टैक्स आता है। एंड देन टोटल लाइबिलिटीज। देखिए, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, दिस शोज द मूवमेंट ऑफ रिजर्व्स फॉर द पीरियड अंडर कंसिडरेशन। अगेन प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। इसके अंदर है ना, इसके अंदर देखो जितने भी ये कंपोनेंट्स होते हैं ना इक्विटी के, ये सब हमें लिखने होते हैं, उनके ओपनिंग और ड्यूरिंग द ईयर जो भी चेंजेस आते हैं और द क्लोजिंग बैलेंस, वो लिखने के बाद हमें इनका बैलेंस पता चल जाता है। देखिए ये रहा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस है, सारे जो कंपोनेंट है, शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, रीवैल्यूएशन सरप्लस है, रिटेन्ड अर्निंग है, इक्विटी ऑप्शन, टोटल। जो रीवैल्यूएशन सरप्लस होता है ना, हो सकता है आपके पास उसका ओपनिंग बैलेंस ना हो क्योंकि वो ड्यूरिंग द ईयर होता है या फिर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर भी हो सकता है एज गिवन इन द क्वेश्चन। तो जो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, एरर आई गेस 8 शेयर इशू, अगर साल के बीच में अगर शेयर इशू करें तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। रीवैल्यूएशन सरप्लस अगर कम हुआ है तो लिखना है, ज़्यादा बढ़ा है तो लिखना है। शेयर प्रीमियम अगर और इशू करें, प्रीमियम पे शेयर इशू करें तो वो भी आएगा यहाँ पे। एंड देन इक्विटी ऑप्शन, प्रॉफिट फ्रॉम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पे आता है क्योंकि हम यहाँ पे ना प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी हमें प्रॉफिट होता है ना वो हम इक्विटी रिटेन अर्निंग्स में ऐड करते हैं, तो वो यहाँ पे होता है। तो रिटेन अर्निंग्स के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस वाले इस प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे। ओके, उसके बाद अगर कोई डिविडेंड पे करा है तो लेस कर देंगे और ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। इस तरीके से हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी प्रिपेयर करेंगे। बस ये एक शायद नया हो सकता है आपके लिए, और बाकी ये जो प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट्स हैं ये वही है जो कि कॉमन है बहुत ज़्यादा। उसके बाद ये अप्रोच दी हुई है, जैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है इसको कैलकुलेट करना अच्छे से आना चाहिए। जैसे कि इसके अंदर डेप्रिसिएशन जो है हमेशा ऐड होता है। अगर क्वेश्चन में दिया है कि ऑल द डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द सेल्स, और जो प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट है इसके भी काफ़ी कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हमें ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। डेफर्ड टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है टैक्सेशन चैप्टर में, जो कि हम आगे रिवाइज करेंगे। इसी तरीके से एडजस्टमेंट और वर्किंग्स पे ध्यान देना है। ये वाले क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं और टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर पे भी कैप्लन की स्टडी टेक्स्ट में से अगर आपको रिवीजन चाहिए ना, देन ऑल्सो यू कैन कमेंट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।